हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 7 में पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, इसकी इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या सब चीजें हैं, इन सबको हम दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो एक एसिड है। क्या है? एक एसिड है, अम्ल है। ठीक है। तो यदि दोस्तों इस सल्फ्यूरिक अम्ल के हम भौतिक गुण की बात करें सबसे पहले, तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो एक ऐसा अम्ल है जो द्रव अवस्था में रहता है। कैसा? द्रव अवस्था में रहता है। इसकी कोई गंध नहीं आती, मतलब ये कहें कि ये गंधहीन है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर हम रियली बात करें तो ये रंगहीन है, इसमें ना ही कोई रंग होता है। तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो रंगहीन और जो गंधहीन द्रव होता है। ठीक है। तो हमारा इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये है रंगहीन गंधहीन द्रव होता है। रंगहीन गंधहीन द्रव होता है, ये हमारा इसका पहला पॉइंट हुआ। अब दोस्तों आगे हम यदि बात करें तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये एक ऐसा अम्ल है, ऐसा द्रव होता है जो जल में घुल जाता है। जल के साथ यदि इसको मिलाएं तो ये घुल जाता है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं? यह है जल में विलेय है। क्या? जल में क्या है? ये विलेय है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम आगे इस पे बात करें कि देखो, अब हमने देख लिया ये जल में विलेय है, रंगहीन गंधहीन द्रव है। ठीक है। अब यदि इसमें धारा कुचालकता सुचालकता की बात करें तो दोस्तों ये एक ऐसा जो द्रव है सल्फ्यूरिक अम्ल जो क्या है? सुचालक, जो विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। तो हम थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? यह है विद्युत का सुचालक होता है। क्या? सुचालक होता है। मतलब दोस्तों क्या है कि इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है। धारा का प्रवाह इसमें होता है। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। यदि हम आगे बात करें दोस्तों कि देखो, आपको ये पता है द्रव है। क्या है? द्रव है। अब यदि इसको हमें गैस में परिवर्तित करना है ना, तो गैस में परिवर्तित करने वाला जो ताप होगा इसको, वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। तो दोस्तों यदि इस द्रव को, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस द्रव को यदि हम गैस में परिवर्तित करें तो हमें 339 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो क्वथनांक होता है वो 339 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इसका क्वथनांक 339 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों ये कुछ इसके गुण रहे कि ये रंगहीन गंधहीन द्रव है, यह जल में विलेय होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है और इसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है? 339 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब दोस्तों इसके हम रासायनिक गुणों पे बात करेंगे। है ना। तो रासायनिक गुण में दोस्तों हमारा पहला गुण है लिटमस पर प्रभाव। मतलब यदि हम लिटमस पेपर पर इस सल्फ्यूरिक अम्ल को डालें तो उस लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये तो चीज पता है कि जो H2SO4 है वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ये तो आपको पता है। ठीक है। अब ये अम्ल है तो मैंने आपको दोस्तों एक चीज बताई थी, अम्ल का जो अम्ल होता है वो लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल को नीला कर देता है या फिर नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसको याद रखने की मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? अम्ल को आप अनिल से याद रखो। अम्ल को आप किससे याद रखो? अनिल से। अब अनिल का आ बताता है अम्ल। क्या बताता है? अम्ल। मतलब जो अम्ल है नीले को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल का काम क्या होता है? नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जो नीला लिटमस पेपर होता है वो उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। और मैंने क्षार को याद करने की ट्रिक बताई थी कि जो क्षार होता है, छाप और क्या हो गया?
क्षार होता है। तो क्षार क्या करता है, जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है, नीला। तो अम्ल नीले को लाल और क्षार क्या करता है, लाल को नीला। इन दो से आप अम्ल और क्षार का जो व्यवहार है उसको आप याद कर सकते हो लिटमस के प्रति। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या कर है, अम्ल है। क्या है ये, अम्ल है। तो ये लिटमस पेपर को क्या करेगा, क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, यह है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसमें आपको यही लिखना है, ये नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, सेकंड, अभी हमारा पहला पॉइंट होगा, अब सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का प्रभाव, इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि हम H2SO4 जो H2SO4 है, इस H2SO4 को यदि हम गर्म करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जल और SO3 में टूट जाता है। जल में और SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल में विभक्त हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हो, H2SO4 को गर्म करने पर यह जल और SO3 में विभक्त हो जाता है। ये चीज आप याद करके, मतलब ये चीज आप क्लियर करके रखना। अब दोस्तों इसका जो हमारा थर्ड गुण है वो है हमारा अम्लीय गुण। कौन सा, अम्लीय गुण। ठीक है, अब हमने आपसे बोला कि ये अम्ल है, हमने क्या बोला कि ये अम्ल है। अब ये अम्ल है तो मतलब ये H प्लस देता है, अम्ल है मतलब तो ये H प्लस देता है। तो ये H प्लस कब देता है, किससे इसकी क्रिया कराई जाती है, तो ये H प्लस देता है। तो क्या होता है एक्चुअल में दोस्तों, जो H2SO4 है ना, H2SO4 है, ये H2SO4 है। यदि इस H2SO4 को जल में घोल दिया जाए, किसमें, जल में घोल दिया जाए, इस H2SO4 को यदि हम जल में घोल दें तो जो H2SO4 है वो H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूट जाता है। देखो अब ये H2SO4 आपको पता है H प्लस और SO4 2 माइनस से बनता ही है ना। तो इसको हम जल में घोल देंगे, हमें पता है कि जल में घुल जाता है ना। तो जब हम इसको जल में घोल देंगे तो ये H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो अब H प्लस में टूट गया मतलब इसने H प्लस दिया है, इसका मतलब ये क्या है कि ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि जो H प्लस देता है वो अम्लीय होता है और जो OH माइनस देता है वो क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर H कितने हैं, 2, तो यहाँ पर आप क्या लगा देना, 2 लगा देना। ठीक है, तो इसकी थ्योरी में क्या लिख दोगे कि H2SO4 को जल में घोलने पर यह H प्लस देता है, अतः यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये हमने 3 रासायनिक गुणों को पढ़ा है। आगे और गुणों को देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्षार से क्रिया, मतलब ये यदि क्षार से क्रिया करेगा तो क्या होगा, है ना। तो देखो आपको पता है ये H2SO4 हो गया। अब आप कोई क्षार ले लो, है ना, तो क्षार में आप KOH ले सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें OH है मतलब ये क्या है, क्षार है। तो हमने ये KOH ले लिया। जब ये H2SO4 KOH से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज तो पता है कि जो KOH होता है उसमें K प्लस और OH माइनस होता है, ये चीज आपको पता है। और जो H2SO4 होता है उसमें H प्लस और SO4 2 माइनस होता है, ये चीज आपको पता है। तो दोस्तों हमेशा आप एक चीज सोचिएगा कि जब फॉर्मूला बनता है तो प्लस और माइनस आपस में क्रिया करते हैं, प्लस और माइनस आपस में क्रिया करते हैं। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो देखो ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, मतलब इस पर क्या है प्लस और इस पर क्या है माइनस, और इस पर क्या है प्लस, इस पर क्या है माइनस। तो क्या होगा दोस्तों कि जो K है वो इससे क्रिया कर जाएगा, इस पर 2 माइनस होता है। जब K प्लस इससे क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, K2SO4, K2SO4। अब हमारे पास क्या बचा, H2 और OH। तो मतलब आप सीधी सी बात ये है कि O और H बचा। तो दोस्तों आपको एक चीज पता है, जब O और H आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। देखो ये K प्लस और SO4 2 माइनस से आपस में क्रिया की तो ये बन गया। अब बचा हमारा OH माइनस और H, तो जब O और H आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है,
H2O, तो ये बन गया। अब ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो आप इसको बैलेंस कर दो, है ना। यहाँ पर K कितने हैं, 2, यहाँ पर आप 2 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर H कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहाँ पर आप 2 लगा दो तो ये 4 हो गए, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। अब दोस्तों ये प्लस माइनस केवल मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ कि फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। देखो अब एक बार बता भी दे रहा हूँ, जैसे इसका K प्लस, ठीक है, और इसका क्या हो गया SO4 2 माइनस, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो 2 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा K2, और ये 1 इधर आएगा तो SO4, तो इस प्रकार से ये बना दिए हमने, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि क्षार से क्रिया होगा तो क्या बनेगा K2SO4, और हमें वापस क्या देगा, जल देगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल क्षार से क्रिया करके, या फिर हम ऐसा कहें कि सल्फ्यूरिक अम्ल KOH क्षार से क्रिया करके K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनाता है, जिसमें से जल बाहर निकल जाता है। तो ये चीज आपको दोस्तों क्लियर करके रखनी है, ठीक है, ये थ्योरी में आप लिख लेना। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट इसमें आपको बताते हैं, हमारा फोर्थ है, ये फिफ्थ, धातुओं से क्रिया, किससे, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, ठीक है। यदि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उस चीज को समझो, ठीक है। तो देखो ये हमारा हुआ H2SO4, ठीक है। अब धातु में आप कोई सी भी धातु उठा सकते हो, जैसे आपकी जो सोडियम धातु है उसको उठा लो, ठीक है। तो सोडियम धातु को उठा लिया। तो दोस्तों आपको एक चीज तो पता है, हमने अब भी हाल आपको बताया, प्लस और माइनस आपस में क्रिया करते हैं, तो आपको पता है H पर क्या होता है प्लस, और SO4 पर क्या होता है 2 माइनस, और Na पर क्या होता है प्लस होता है। ये चीज मैं आप समझाने के लिए लिखता हूं, ठीक है। तो देखो अब जो Na है वो क्या करेगा, SO4 2 माइनस से क्रिया कर जाएगा। जब ये इससे क्रिया करेगा तो इसका 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा Na2SO4। अब हमारे पास बचा क्या, H2, क्या बचा H2, तो जो H2 बचा है वो H2 गैस बाहर निकल जाएगी, समझ में आपको आया, ठीक है। तो ये धातु से क्रिया करके देखो ये बना लिया, और इसमें कौन सी गैस निकली बाहर, H2, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस बनाता है, ठीक है। अब कोई दूसरी धातु से क्रिया करा देते हैं, जैसे H2SO4 है ना, हम आपके इसकी क्रिया करा देते हैं जिंक धातु से, किससे, जिंक से करा देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इस पर H प्लस, इस पर 2 माइनस, और इस पर क्या होता है 2 प्लस होता है, ठीक है। तो जो Zn है इस SO4 से क्रिया करेगा, तो देखो ये Zn पर 2 प्लस और SO पर क्या होगा 2 माइनस, ठीक है। तो इसका 2 प्लस इसका 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ZnSO4। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा ZnSO4। अब हमारे पास क्या बचा H2, तो जो H2 है वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो सीधी सादी पॉइंट आपको यही लिखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो दोस्तों ये कुछ रासायनिक गुण हुए। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं इसके उपयोग। अब दोस्तों हम सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोगों पे बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इसका पहला उपयोग तो ये है कि जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल जो हमें प्राप्त होता है गाड़ियों में बाइकों में हम चलाते हैं, उस पेट्रोलियम के शुद्ध करने में, जब हम पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं तो उस पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में हम इसका यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, मंद अम्ल दवाइयों में, मतलब ऐसी दवाइयां जिनमें कम मात्रा में अम्ल होता है, कम मात्रा में अम्ल की जरूरत होती है, उन दवाइयों को बनाने के लिए भी हम उसमें H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों धावन सोडा। क्या आप धावन सोडा आपको पता ही है Na2CO3 है ना, Na2CO3 ये हमारा धावन सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों ये धावन सोडा है, इस धावन सोडा में भी, और जो खाद फर्टिलाइजर्स जो हम फसलों के लिए यूज करते हैं खाद, उन खाद में भी हम इनका यूज करते हैं कुछ मात्रा में, ठीक है। आपने देखा होगा खाद की बोरियां आती हैं तो उस पे S लिखा होता है, H2SO4 लिखा होता है। तो कम मात्रा में धावन सोडा और जो खाद होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
प्रयोगशाला में गैसों को शुष्क करने में। देखो प्रयोगशाला में जब हम गैसों को बनाते हैं तो वो गैसों में नमी होती है, क्या होती है, कुछ मात्रा में वो नम होती हैं। तो यदि हम उन गैसों को हल्का करना चाहते हैं, ठीक है, और आपने ये भी देखा था कि हमने जब सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाया था तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमने देखा था कि कुछ मात्रा में क्या डाला था, हमने H2SO4 को डाला था। क्यों? क्योंकि उसको हल्का करने के लिए, ठीक है। तो प्रयोगशाला में यदि हम कोई गैस बनाते हैं तो उन गैसों में, है ना, को शुष्क करना है, मतलब उनको हल्का करना है, तो उनको उनमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो प्रयोगशाला में गैसों को शुष्क करने में हम इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, नाइट्रिक अम्ल। तो इस नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, HCl के निर्माण में भी हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसके उपयोग रहे। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करके, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। और दोस्तों हाँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो बना के कंटिन्यू दे रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है आप लोग का। तो दोस्तों यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कहीं आपको डाउट रह रहा है, तो दोस्तों उस डाउट को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें डाउट है, तो मैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व आपका डाउट करूंगा, है ना। तो दोस्तों बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें डर वाली बात नहीं है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, है ना। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।